नेशन व्यू में आज सबसे पहले बात डी कंपनी की करते हैं। जिस कंपनी को दाऊद ने खड़ा किया तो छोटा शकील ने उसे सींचा है। अब खबरें आ रही हैं कि उस कंपनी में दरार पड़ गई है। सूत्रों की माने तो दाऊद के साथ साय की तरह रहने वाला छोटा शकील बागी हो गया है। दोनों के रास्ते अब जुदा हैं। क्या बागी शकील करेगा दाऊद का काम तमाम? पाकिस्तान में सर छिपाए बैठे दाऊद इब्राहिम को उसके सबसे करीबी ने दिया है दगा। सूत्रों की माने तो दाऊद का दायां हाथ छोटा शकील उसका साथ छोड़कर जा चुका है। सालों तक एक दूसरे के साथ रहकर दहशत और वसूली को अंजाम देने वाले दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है और दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक शकील और दाऊद के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। शकील 1980 के आसपास मुंबई छोड़ने के बाद से ही दाऊद के पास कराची के रेड क्लिफ एरिया में रह रहा था। अब उसने अपना ठिकाना भी बदल लिया है और फिलहाल कहां है यह किसी को नहीं पता। दाऊद और छोटा शकील के 30 साल पुराने रिश्ते में दरार आने के बाद अंडरवर्ल्ड में भी हड़कंप मचा है। अब तक अंडरवर्ल्ड के गुर्गे छोटा शकील के आदेश को ही दाऊद का हुक्म मानकर उसका पालन करते थे, लेकिन अब डी कंपनी के गुर्गे असमंजस में हैं कि अब वो हुक्म माने तो किसका माने। डी कंपनी ने दाऊद और छोटा इब्राहिम के अलग होने की खबर को फिलहाल गुप्त रखने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, दुबई और पाकिस्तान में अभी गैंग के कुछ बेहद खास लोगों को ही इसके बारे में जानकारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में मौजूद गैंग के गिने चुने सदस्यों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जो अनीस अहमद है, आफ्टर ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो अनीस अहमद चाहेगा कि अगर दाऊद के बाद वो उसका सक्सेसर हो तो उसकी जो कमांड है वो संभाले। जो छोटा शकील कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो कहेगा कि सारा काम तो मैं करता आया हूँ इतने सालों से, हर बिजनेस भी मैंने संभाला, हर चीज़ किया, सारे रैकेट्स भी मेरे थ्रू। और अभी तो वो ड्रग स्मगलिंग और वेपन स्मगलिंग में भी काफ़ी इंटरनेशनली घुसे हुए हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया के थ्रू ही हैं, तो उसमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है। छोटा शकील दाऊद के हर गुनाह का राजदार माना जाता है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में दाऊद अगर मास्टरमाइंड है तो छोटा शकील उसे अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी। लेकिन अब दोनों रास्ते बदल चुके हैं। तो सवाल यह है कि वर्चस्व की जंग का अखाड़ा क्या मुंबई एक बार फिर बनेगी? क्या दोनों मायानगरी में अपनी बादशाहत बुलंद करने के लिए खूनी जंग छेड़ देंगे? दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बताया जाता है कि दाऊद अपनी बीमारियों और बेटे को मौलाना बनने से पहले ही डरा हुआ था। तो क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है जिसने डी कंपनी को दो फाड़ कर दिया है? आखिर सालों तक साथ रहने वाले छोटे शकील ने क्यों कह दिया दाऊद को बाय बाय? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अब दाऊद पर शिकंजा कसना हिंदुस्तान की एजेंसीज के लिए आसान हो जाएगा? जुर्म की दुनिया में रखे साथ साथ कदम, एक साथ किया अंडरवर्ल्ड से आतंक की दुनिया का सफर। जहां जहां दाऊद पहुंचा छोटा शकील को साथ ले गया। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, मुंबई से लेकर कराची, हर काले कारनामे को साथ दिया अंजाम। आखिर दाऊद के सबसे बड़े राजदार ने क्यों दाऊद को दिखा दी है पीठ? भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों की माने तो दाऊद और छोटा शकील के अलग होने के पीछे वजह हाल ही में दोनों के बीच हुई झड़प बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब दाऊद के छोटे भाई अनीस का दखल गैंग में बढ़ने लगा। कहा जाता है कि कारोबार में अनीस के दखल से बौखलाए छोटा शकील की दाऊद से बहस हुई और उसी बहस के बाद से माना जा रहा है कि दाऊद और छोटा शकील के बीच आतंक का नापाक गठजोड़ टूट गया। छोटा राजेश ने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, तो कई चीज़ें हुई उसके पर। छोटा शकील के पास तो छोटा राजेश से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो बहुत सालों से जुड़ा है। इनफैक्ट सारा काम ही वही चला रहा था, बिजनेस। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो होंगी उससे वो पॉजिटिवली इतना एविडेंस आ सकेगा जो पाकिस्तान के लिए, उनके लिए इतना इजी नहीं होगा उसको नकारना, उसको ऊपर चैलेंज करना। सूत्रों की माने तो दाऊद ने हमेशा ही अपने भाइयों को गैंग में बहुत ज्यादा दखल देने से रोका है। लेकिन हाल ही में एक मीटिंग में शकील और दाऊद के बीच अनीस को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दाऊद ने छोटा शकील को गैंग से दूर रहने की हिदायत दी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस अलगाव के बाद दाऊद और छोटा शकील दोनों ने ही अपने वफादारों के साथ अलग अलग मीटिंग की है। इस घटना के बाद से ही छोटा शकील पाकिस्तान का क्लिफ्टन इलाका छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर रह रहा है और तभी से छोटा शकील का फोन भी बंद है। करीब 3 दशकों तक साथ रहने के बाद दाऊद और शकील का अलग होना हिंदुस्तान के लिए बड़ा मौका है। पाकिस्तान ने दहशत के इन दो सौदागरों को बरसों से छिपा रखा है, लेकिन इस अलगाव ने यह तो तय कर दिया है कि अब छोटा शकील ही दाऊद की कब्र खोदने का काम करेगा।
दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। आए दिन सड़कों पर हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है। कई लोग तो अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते और कई लोग इलाज की कमी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसके लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी जानकारी हम सभी को होती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने एक्सीडेंट विक्टिम जो हैं उनके लिए एक स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत दिल्ली में हुए हादसों के पीड़ितों का इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, फिर चाहे इलाज प्राइवेट अस्पताल में ही क्यों न चल रहा हो। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 2000 का इनाम देने का भी प्रावधान है। इसके तहत सड़क दुर्घटना, आगजनी या एसिड अटैक के पीड़ितों का खर्च भी दिल्ली सरकार ही वहन करेगी। इस स्कीम को एलजी के पास भेज दिया गया है और ये मंजूरी मिलने के साथ ही लागू भी हो जाएगी। आगे चलिए, आगे आगे। दिल्ली शहर के अंदर, दिल्ली की सड़कों में अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, या आग लगने से कोई झुलस जाता है, या एक्सीडेंट अटैक विक्टिम है, तो उनके इलाज कराने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी, उनकी जान बचाने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। सबका, वो दिल्ली का नागरिक है या दिल्ली से बाहर का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की सड़क पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो सबके लिए। अभी मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है बाहर वालों के, किसी के लिए नहीं है। अगर दिल्ली की सड़क पे एक्सीडेंट होगा, आप चेन्नई से आए हैं या गोरखपुर से आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आंकड़े क्या कुछ कहते हैं सड़क हादसों के बारे में। दिल्ली में 2016 में दिल्ली में 7375 रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें 7154 लोग जख्मी हुए और 1591 लोगों ने जान गंवा दी। जबकि 2015 में 8085 सड़क दुर्घटना में 8258 लोग घायल हुए, 1622 लोगों की मौत हो गई। आमतौर पर एक्सीडेंट होने पर पीड़ितों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है, फिर चाहे तमाम लोग जो हैं, आपको बता दें कि आसपास ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ना हो, लोगों की पहली कोशिश ये रहती है कि वो जो हैं उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाएं, कहीं खर्चा उन पर ना आ जाए। लेकिन उम्मीद है कि अब स्कीम लागू होने के बाद पीड़ितों को गोल्डन आवर का इलाज जो है मिल सकेगा, क्योंकि कहा जाता है एक्सीडेंट के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है वो सबसे कीमती होता है, उसे गोल्डन आवर कहते हैं। दिल्ली के तमाम ऑटो वालों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। दिल्ली में जैसे ही सड़क हादसे में मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन है, एम्बुलेंस सर्विसेज तो करती ही है, दिल्ली पुलिस की पीसीआर भी बहुत ज़्यादा नंबर में करती है। और जैसे ही जो एम्बुलेंस को और ख़ास करके एक्सीडेंट विक्टिम को जब अस्पताल में ले जाया जाना होता है, तो वो टॉप प्रायोरिटी लेन में चलता है। तो ये तो पोस्ट एक्सीडेंट है, सो प्री एक्सीडेंट, पोस्ट एक्सीडेंट, ये दोनों में दिल्ली पुलिस का डिसिसिव और दिल्ली पुलिस का सहयोग है और योगदान है, और भी जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो हम करेंगे। और अब आपके लिए एक राहत भरी खबर है। मोदी सरकार ने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आधार नंबर और पैन या फॉर्म 60 को जमा कराने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च 2018 तय की गई है। हालांकि नए खाताधारकों को 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले समय सीमा 31 दिसंबर 2017 रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है, जिसमें लोन अकाउंट है और आपका पैन अकाउंट है। अगर इससे आपको आधार लिंक कराना है तो उसके लिए डेडलाइन जो थी वो बढ़ गई है। क्रेडिट कार्ड अकाउंट, लोन अकाउंट, आपका पैन कार्ड, सभी के लिए ये डेडलाइन जो है वो रिवाइज हो गई है। अमरनाथ गुफा में ग्लेशियरों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने एक अहम फैसला सुनाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अमरनाथ यात्रा पर जयकारे लगाने और मंत्रों के उच्चारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एनजीटी ने अमरनाथ को साइलेंस जोन घोषित करने का फैसला किया है और यह आदेश दिया है कि यह इलाका पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि शुरुआत में इसमें असमंजस था कि पूरी यात्रा के दौरान जयकारों पर पाबंदी रहेगी, गुफा के भीतर रहेगी, तो ये तमाम चीजें हैं। अभी पूरा फैसला पड़ने के बाद इसमें स्थितियां साफ हो जाएंगी। आज एनजीटी के एक नहीं कई प्रकार के डायरेक्शंस आए हैं, जिनमें से एक है कि चांटिंग को वहां परमिट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि कोई भी श्रद्धालु जो जाता है वो कोई सामान अपने साथ ना लेके जाए। तीसरा ये है कि सारे श्रद्धालु एक सिंगल लाइन में जाएं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो।
ये हैं जो डायरेक्शन आज पास हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने महादेव के दर्शन किए, जलाभिषेक भी किया। इस मौके पर उनके साथ उनके परिवार के तमाम सदस्य जो थे वो मौजूद थे। अमित शाह ने दूसरी बार सोमनाथ के दर पर हाल ही में हाजिरी लगाई है। सोमनाथ के दर्शन के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने सरदार पटेल की प्रतिमा के पास जाकर उन्हें नमन भी किया। ये तस्वीरें सोमनाथ गुजरात से। न्यूज नेशन के खास कार्यक्रम मेरा घर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बायर्स को भरोसा दिलाया है कि उनके घर का सपना जरूर पूरा होगा। तो साथ ही में बिल्डर्स को भी आगाह किया है कि वो अपना रवैया बदलने को तैयार अगर नहीं हुए तो कड़े परिणाम भुगतने होंगे। अधूरी इमारतें और घरों का टूटता हुआ सपना। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ इसी तरह से धूल फाक रही हैं लोगों की उम्मीदें। लेकिन इस टूटती उम्मीदों में रोशनी की एक किरण बनकर सामने आया है न्यूज नेशन का कार्यक्रम मेरा घर। घर के सपने को साकार करने के लिए न्यूज नेशन ने लखनऊ में मेरा घर नाम का मंच तैयार किया, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई मंत्री और नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। इस मंच से सीएम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बायर्स का भरोसा जीतने की कोशिश की। हम लोगों ने दिसंबर तक 50,000 आवास बायर्स को उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 32,000 आवास तो बनकर के तैयार हो चुके हैं। शेष 18,000 के लिए भी कार्य योजना तैयार करके प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र ही इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करके और ये आवास भी बायर्स को उपलब्ध कराएं, जो वर्षों से जिन्होंने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई आवास पे खर्च करने की सोची थी और अब तक उन्हें आवास नहीं मिल पाया है। योगी ने सरकार के रवैये को साफ करते हुए कहा कि जो बिल्डर ईमानदारी से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सरकार उनके साथ होगी, तो बेईमानों पर सख्त कार्रवाई तय है। कि जो बिल्डर ईमानदारी के साथ बायर्स की समस्या का समाधान करना चाहेगा, सरकार उसके साथ उतनी संवेदनशीलता के साथ पेश आएगी। लेकिन जो बिल्डर इस सब के बावजूद अपने पुराने ढर्रे में बदलाव नहीं करेगा, सरकार उसके साथ उतनी सख्ती से निपटेगी भी। और रेरा के अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ भी हुई है और आगे हम लोग नहीं चाहते हैं कि रियल एस्टेट का जो ये सेक्टर है इस पर कोई बुरा असर पड़े। हम लोग बायर्स की समस्या का समाधान भी चाहते हैं, बिल्डर्स को भी समस्या ना हो, लेकिन अंततः बायर्स के हितों को प्राथमिकता देकर के हम लोग कार्य करेंगे और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। योगी ने रियल एस्टेट में आई मुसीबत से निपटने का 3 सूत्रीय फॉर्मूला भी बताया। हम लोगों ने उसकी 3 श्रेणियां तय कर दी हैं। एक में जो बिल्डर संवाद बनाने से बायर्स की समस्या का समाधान करके उन्हें एक समय सीमा के अंदर आवास उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, जिसे हम को डेवलपर देने जा रहे हैं। और तीसरा, जो नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसके खिलाफ बाद में हम कार्रवाई करने के लिए भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कुछ के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई अब तक की भी है। न्यूज नेशन के मंच से लोगों ने मुख्यमंत्री से सवाल भी किए, जिनके जवाब में सीएम ने साफ कर दिया कि सरकार ना तो लोगों का सपना टूटने देगी, ना ही बिल्डर्स को मनमानी करने देगी। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी हुई कुछ खबरें क्राइम व्यू में। उत्तर प्रदेश के शामली से हथियारों का तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को 5 तमंचों के साथ धर दबोचा। यूपी के रायबरेली पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। छापेमारी में असलाह बनाने का सामान, 4 पिस्टल, 3 तमंचे समेत दर्जन भर कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के एटा में चोरी के आरोप में युवक की लोगों ने की धुनाई। वारदात की जानकारी पर पुलिस ने चोर को गिरफ्त में लिया। शादी समारोह में बाइक चुराने का लगा आरोप। बिहार में पटना छपरा हाईवे पर फायरिंग की वारदात। हाजीपुर से पटना जा रहे सिंचाई विभाग के इंजीनियर को चलती कार में गोली मारी। घर वालों ने कहा 1 महीने पहले मिली थी जान से मारने की धमकी। मथुरा में बंदूक की नोक पर ज्वेलर से लूट। आरोप है कि बाइक सवार हथियारबंद 3 बदमाशों ने घर जा रहे ज्वेलर से सोने चांदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।